हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान है जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी ज़िंदगी के कुछ हिस्से, कुछ पुरानी ईंटें मैंने भी देखी हैं बहुत करीब से। तो आज उसके बारे में बताते हुए शुरुआत करना चाहती हूँ। जिस मकान में ये रहती हैं, मैं उस घर में गई थी देखने के लिए, एक वक्त पर रही थी। शुरुआती दिनों में अनेकों स्ट्रगल्स, लेकिन आपको चेहरे पर ऐसा नहीं लगता है कि इतनी तकलीफ़ों के बाद कोई इतना पॉजिटिव होकर आगे बढ़ सकता है। राजनीति में आपकी पूरी ज़िंदगी किसी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, मतलब सब कुछ है। आप सोचिए कि पॉलिटिक्स में आती हैं, अमेठी से लड़ने को कहा जाता है, राहुल गांधी को हरा कर आती हैं, फिर एक भगवान ने नया चैलेंज दिया कि इस बार राहुल जीत जाएंगे दूसरी सीट से, वहाँ पर कोई और खड़ा किया जाएगा। मतलब उतार चढ़ाव ऐसे हैं। और फिर एक परिवार टीवी का इनका था, टीवी पर एक परिवार आप संभालती थी तुलसी बनकर। फिर उन्होंने तय किया कि पॉलिटिक्स के साथ साथ उस परिवार को वापस रिक्लेम किया जाए। तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी के स्मृति ईरानी जी, मतलब आपने बड़े बड़े मंत्रालय संभाले, आपने टीवी पे एक परिवार संभाला, घर घर का हाउस होल्ड नेम बनी, वहाँ से पॉलिटिक्स से वापस टीवी को फिर से टीवी पर जाना। तीन ऐसी बड़ी बातें जो आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करती हूँ। मुझे लगता है कि तीन शब्द अगर मेरे जीवन को डिफाइन करते हों तो एक है संघर्ष, दूसरा है समर्पण और तीसरा है संवाद। संघर्ष जिसका एक शायद आपने छोटा सा अंश देखा, संवाद जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे कितना भी कर्कश हो सत्य, संवाद कभी छूटना नहीं चाहिए। और जहाँ तक समर्पण की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ। जब तक भगवान के प्रति समर्पण की भावना ना हो तब तक तपिश सहने की क्षमता इंसान में होती नहीं है। तो संघर्ष, समर्पण और संवाद, ये तीन शब्द। किताब भी लिख डाली आपने बीच में। हाँ, वो किताब मैंने 2021 में लिखी थी। किसमें? तब मैं केंद्रीय मंत्री थी, तो शायद साहित्य के जगत में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी जितना कि संसद में मेरे संवाद को पहचान मिलती थी। हाँ, आपका तो एक एक स्पीच वहाँ का वायरल होता है। तो ये जो आपके जिह्वा पर अचानक से एकदम सरस्वती जी सवार होती हैं और आप जिस मोड में आती हैं, दुर्गा जी का अवतार ले लेती हैं, वो मतलब क्या है? मतलब पॉलिटिक्स आपके लिए क्या है? व्हाट इंस्पायर्स यू? आप कई बार बहुत अग्रेसिव भी हो जाती हैं सामने वाले पर, उसके कई प्रशंसक भी होते हैं तो उतनी ही आलोचना करने वाले भी होते हैं, क्या होता है? मुझे लगता है अगर आप एक संघर्षशील महिला हैं और अगर आप अपने दम पर जीना चाहती हैं तो आपको समर्थक कम, आलोचक ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप आलोचनाओं के उन पत्थरों के दबाव में दब जाती हैं तो कभी भी शिखर को छू नहीं पाती। तो मेरा ये मानना है कि औरत चाहे कहीं से भी हो, किसी भी भाषा को वो बोलती हों, चाहे किसी भी भव्य इमारत में रहती हूँ या छोटे से एक साधारण घर में रहती हूँ, अगर वो संघर्षशील है, अगर वो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती है तो उसे हमेशा जीवन भर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए वो औरत भी तैयार रहती है। जहाँ तक राजनीति में मैं आक्रामक क्यों हूँ, तो जब जब असत्य से सामना होता है तो जिनके पास सत्य का प्रमाण होता है उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है। यहीं से मैं क्रिटिसिज्म पर आना चाहती हूँ। यह आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि आप लोग सिर्फ एक पक्ष सुनना चाहते हैं, मतलब आप आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप वॉइस ऑफ डिसेंट को देश में दबा देना चाहते हैं। ऐसा है क्या? क्योंकि दोनों पक्षों को जानने की अहमियत आप भी जानती होंगी। मुझे लगता है कि सरकार में जिस प्रकार की नैरेटिव का आप उल्लेख कर रहे हैं, उस नैरेटिव को गलत अगर साबित करना है तो सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सरकार संसद में और सड़क पर अपने आलोचकों को कई बार कई विषयों पर टिप्पणी करते सुनती है। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है तो सरकार संवाद के माध्यम से एक समाधान भी लाती है। लेकिन कुछ लोगों ने एक शौक पाल रखा है अथवा कुछ लोगों का पेशा बन चुका है कि आपको रेजिस्ट करना है क्योंकि आपको दिखाना है कि हम सरकार के विरोधी हैं।
तो ऐसे विषयों पर विशेषतः आप जिस शो को होस्ट करते हैं, कुछ लोग शोर मचाते हैं, कुछ लोग सोच बदलने आते हैं, कुछ लोग सोच को प्रकाशित करने आते हैं। तो ये जनता पे निर्भर करता है कि वो उस सत्य को कैसे परखते हैं, उस सत्य को कैसे स्वीकार करते हैं। और सरकार जो है वो जनता के सम्मुख 5 साल बाद तो जाती है, तो सतत 3 बार लोकसभा का चुनाव जो सरकार का मुखिया जीत रहा है, इसका मतलब उसके साथ सत्य भी खड़ा है और सत्य के प्रति समर्पित जनता भी खड़ी है। मैं वापस अब आपकी ज़िंदगी पर आना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने सोचा कि दिस वन बेल ऑफ जल्दी इसको कर लिया जाए, इस पर एक सवाल ज़रूरी था। आपका पूरा जो रूट्स और कनेक्शंस है उससे आप कैसे, मतलब आपकी माँ अगर मैं सही हूँ वो बंगाली थी? तो मेरे नाना बंगाली हैं। मेरी नानी जब भारत का विभाजन हुआ तब वो असम में आके धुबड़ी में बसी। मेरे दादाजी जो जब भारत का विभाजन हुआ तो वो आकर दिल्ली में बसे, फिर गए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में रहे। मेरी दादी महाराष्ट्र से हैं, मेरे पति गुजराती हैं, पारसी हैं। तो कोई कोना छोड़ा नहीं है इन्होंने भारत का? अभी तक तो कोई कोना छूटा नहीं है, क्योंकि एक बहू हमारे खानदान में दक्षिण भारत की भी है। वाह। अब ये बताइए कि और जितना मुझे पता है फिर कि आपके पिता की विचारधारा आपसे बिल्कुल विपरीत। जी। तो गढ़ा किस चीज़ ने आपको? मुझे लगता है कि माता पिता सबसे बड़ी जो एक सौगात अपने बच्चे को दे सकते हैं वो ये कि वो हर सत्य को जाने, हर विचारधारा को सुने समझे और फिर अपने निर्णय पे खुद पहुँचे। तो मेरे माँ बाप की काबिलियत को ये सबसे बड़ा सलाम है कि मेरे पिता भले ही कांग्रेसी हैं, लेकिन मैं संघ परिवार से मेरी माताजी संबंधित है, इसलिए मेरी विचारधारा जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैंने खुद तय की। आप लोगों को पता थी ये बात कि इनके पिताजी का कांग्रेस पार्टी से लेना देना था? नहीं पता थी? आपने देखा? नेता नहीं है वो, साधारण एक समर्थक हैं। अच्छा। उनकी विचारधारा वो है। वो उन्होंने लगता मेरे है घर में नेतागिरी सिर्फ मैंने की है। घर में पहली नेता आप ही निकली? हाँ, तो उसको लेकर भी घर में बहुत विवाद हुआ, क्योंकि मेरे माता पिता को ये लगता था कि अगर आपको अपने देश के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन करना है तो आप सामाजिक कार्यों के माध्यम से कर सकते हैं, नेता बनने की जरूरत नहीं है। और जब बहू का सीरियल में टीवी का तो ऑफर जब आया था, मेरे पिताजी को मेरे पहले आंदोलन करने के गुण दिखाई दिए, उसका भी एक संबंध आज तक के परिवार के साथ है। एक ज़माने में आपके चैनल से, आपके ग्रुप से संबंधित एक कार्यक्रम होता था न्यूज़ ट्रैक। हाँ। तो दिल्ली की सड़कों में मैं किसी आंदोलन में थी, मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैं स्टूडेंट्स के मध्य में आंदोलन करती हूँ। न्यूज़ ट्रैक का कैमरा वहाँ था, मुझे पता नहीं था। और जब मेरी पिटाई कर रहे थे पुलिस वाले, मेरे पिताजी ने देख लिया चैनल पे आपके, और उसके बाद घर में अलग से पिटाई हुई, क्योंकि पिताजी ने कहा तुमको नेता बनना है क्या? तो हाँ, मेरी पहली घर में जो सुताई हुई है पिताजी के हाथों से, वो भी आज तक की बदौलत हुई है। धन्यवाद। आज बड़ा राज खोला इन्होंने, मतलब ये रिश्ता पुराना है। बहुत जख्म आज तक ने दिए हैं, पहला जख्म पिताजी के हाथों मिला है। अब वापस आते हैं उस दौर में जब आप भाई दिल्ली में एक मतलब परिवार में जहाँ पर आपने बहुत स्ट्रगल देखा, एक रूम का कमरा, उसमें उसके पहले आपके माता पिता और भी। तो मेरे पिताजी सड़क पर किताबें बेचते थे। तो जब मैंने पहली बार किताब लिखी तो मैंने अपने पिताजी को वो कॉपी पकड़ाई और मैंने कहा पढ़कर बताइए कि अगर आपकी दुकान पर ये किताब आती तो आप कितने फ़क्र से लेखक के आधार पर इस किताब को बेचते। तो सड़क पर दिल्ली वाले जितने यहाँ हैं, धौलकवा में आर्मी क्लब के सामने जो बस अड्डा था, वहाँ मेरे पिताजी इस सड़क पर चादर पात के किताबें बेचते थे। बहुत मुश्किल है यकीन करना। और मुझे देख के ऐसा लगता नहीं। और इसीलिए मैं गई थी कि आप हमेशा एक कमरे का घर बताती हैं, आप मुझे वो घर दिखाइए तब मैं मानूंगी। तो मैं आपकी विटनेस हूँ, मैंने जाके देखा है। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि हर बार अगर किसी नेता या किसी मंत्री के मुख से कुछ प्रस्फुटित होता है तो वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध विषय बन जाता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप उसकी भी विटनेस बनी। कि वाकई में मेरी जड़ें कहाँ से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना मुख्य राजनीतिक जो कार्यकाल निभाया उसमें मुख्यतः अपने सरकार, अपनी संगठन, अपने नेतृत्व के बारे में इतनी चर्चा की कि स्मृति ईरानी कौन है उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास थी। तो उसका दर्शन आपने पहली बार कराया, मैं आपकी आभारी हूँ। अब आते हैं इस बात पर कि आपके पिता, आपने एक फ़ोटो डाली
व्हेन योर डैड मीट्स द बॉस, मतलब पीटीएम टाइप चल रहा था आपका, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से मिलने ही अपने पिताजी के साथ गई थी, तो उनकी विचारधारा अभी भी वही है कांग्रेसी, या आपने वो मैं जीवन के वो क्षण भी याद करती हूँ जब मेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग जाने के लिए मेरे माता पिता के बीच में टॉस होता था, क्योंकि दोनों के बीच में ये झगड़ा होता था कि कौन जाकर टीचर से सुनेगा कि बेटी कितनी निकम्मी है और कौन जाकर प्रिंसिपल की डांट खाएगा। तो ये पहली बार ऐसा था कि स्वेच्छा से दोनों के बीच में ये संघर्ष था कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को समय दिया, और ये जानते हुए समय दिया कि मेरे पिताजी मेरे विचारधारा से संबंध नहीं रखते। और मुझे लगता है देश के प्रधान सेवक का ये स्वभाव देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब आप उस कुर्सी पर पहुंचते हैं तब ये मायने नहीं रखता कि जिस नागरिक से आप मिल रहे हैं उसकी विचारधारा क्या है। तो कुछ फायरवर्क्स हुआ या नहीं वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है कि कुछ, क्योंकि पीएम तो बहुत बातें करते हैं, तो उन्होंने पूछा ही होगा कुछ ना कुछ। नहीं, लेकिन पीएम को मेरे पिताजी का कद काठी और वजन देख के समझ आ गया कि मेरा वजन क्यों नहीं घट रहा है। इस पर चर्चा हुई? नहीं, इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं देखकर समझ गई थी कि पिताजी को देखकर पीएम ने कहा कि अब समझ आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक सुखद पल होता है जब आप एक दूसरे की आइडियोलॉजी से मुखातिब नहीं होते अथवा आप एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी आप ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री को मिलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आपको समय देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ गत 18 से 20 वर्ष काम कर रही हूँ। मैंने जीवन में पहली बार उनसे निवेदन किया। मेरे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि वो देश के प्रधानमंत्री को मिलके धन्यवाद दें। उन्होंने कहा हमारे जीवन में हमने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण घर से आई हमारी बेटी, जिसको हमने कहा था कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि तुमको किसी अच्छे घर में ब्याह देंगे, वो देश में कैबिनेट मंत्री बने। तो जिस व्यक्ति ने उनको इस लायक समझा और बनाया, मैं जाके उस व्यक्ति को आभार वंदन करना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी की भी एक यात्रा वो रही। तो मुझे इस बात का बहुत ही सुकून है और गर्व है कि मेरे पिताजी एक साधारण व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से मिल सके। देखिए, कोई भी हो, मतलब जितने भी यहाँ पर एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, विचारधारा कुछ भी हो, अगर आपकी शख्सियत से किसी को प्रेरणा मिले, तो जो पीछे जेंजी वाले मुझे दिख रहे हैं, जेंजी बोलकर ही आजकल सबके कान खड़े हो जाते। देखिए वो बच्चा उधर से, आप जो पीछे वो बच्चा है जो हाथ उठा रहा है, एज अ पॉलिटिशियन आप कैसे कनेक्ट करते हैं? कितने लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं पीछे से? ये देखिए, हाँ वो बिल्कुल ही बाहर है परिसर के। जी हाँ जी भाई साहब नमस्ते। हाँ वो बाहर जो खड़े हैं जी। कैसे, हाउ एक नेता को जैसे आप खड़े हैं अगर कनेक्ट करना है तो मतलब तैयारी पहले की रहती है, या जो नई पीढ़ी है उसको कनेक्ट करने के लिए उसको अपने साथ बांधना बहुत आसान नहीं है? नई पीढ़ी कितना विचारधारा से नहीं, भारत के संस्कार से बंधा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कुमार विश्वास का जब आपका कार्यक्रम चल रहा था तो पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ था। तो जब वो संस्कार की बात करें, धर्म की बात करें, स्वभाव की बात करें और हर पीढ़ी यहाँ उपस्थित हो, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि आज तक हमारी जो यंग जनरेशन है वो हमारे देश की संस्कृति से कितनी जुड़ी हुई है। अच्छा, अब फिल्म इंडस्ट्री पे थोड़ा आते हैं। कैसा था वो अनुभव? और मैंने फिल्मों में काम नहीं किया, मैं मुख्यतः टेलीविजन में रही हूँ। बट सारे आप इंटरैक्ट करते हैं, वो सारे ही आपको बहुत अडोर करते हैं और हम लोग देखते हैं आपका कैसा रिलेशन है। एकता जी हैं, वो फिल्में भी बनाती हैं। तो जितना आपने फिल्म इंडस्ट्री को देखा, क्या समझ में आया? और बहुत सारे लोग ये ऐसे भी हैं जो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं या फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या बताएं? कहानी में ताकत होनी चाहिए। मुझे लगता है आज तक का सबसे बड़ा योगदान साहित्य की दुनिया में न सिर्फ साहित्य आज तक है, बल्कि 3 ताल नाम का एक कार्यक्रम है जो हमारी भाषा की भव्यता को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। उस कार्यक्रम को मेरा सलाम है। तो जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं या कथावाचक हैं जो बनना चाहते हैं, कुछ अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में इंगित करना चाहते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि 3 ताल का वो कार्यक्रम ज़रूर देखें जिसमें वो मुहावरों पर चर्चा करते हैं। अच्छा। या प्रादेशिक कहानियों पर चर्चा करते हैं। जब जब हमारी स्क्रिप्ट्स हमारी आप बीती को बयां करती है या हमारे सत्य को कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करती है, तब तक वो फिल्म या वो कहानी चलती है।
आज आपके परिसर में OTT का भी बहुत बोलबाला है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समन्वय है जब आपको मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स OTT में कुछ नया कुछ पुराना उसका मेल करते हुए दिखते हैं। तो आज का ये कार्यकाल जो है या कालखंड जो है वो एक लेखक के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ लेखक को भी एक पब्लिशर की एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो आज तक वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये आपकी खुशनसीबी है। बिल्कुल। और हम लोगों ने माइक के लाल भी रखा हुआ है, माइक के लाल, तो जिसको लगता है कि वो गा सकता है या कविता सुनाना चाहता है वो अलग से उनके लिए एक मंच हमने रखा है। लाली जो लीला करना चाहेगी उसके माइक का क्या नाम है? स्लैश लाली। पॉइंट टेकन, वेल रेज्ड। अब आते हैं उस हिस्से पे जहाँ पर आप सीरियल में आए, तब पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? मतलब ये युवा पीढ़ी को ये भी फेस करना कभी सीरियल नहीं देखा, अब भी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा? मेरे परिवार ने कभी नहीं देखा है। ओहो, मेरे ये बच्चों खुशी की ने बात नहीं है या देखा। दुख होने की बात? मुझे लगता है कि वो असली की स्मृति ईरानी इतनी भारी पड़ती है कि काल्पनिक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपने सही बात बोली एकदम। तो उन्होंने बट उनका रिएक्शन तो होगा क्योंकि ईरानी कई के साथ बच्चे ये भी फेस करते हैं। ईरानी के साथ इतनी प्रताड़ना होती है कि वो वीरानी का हाल देखना नहीं चाहते। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम भी है कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें हमें मुंबई में जाके काम करना है। मुंबई, पागल हो। मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स तुमको इसलिए मना नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारा मोल नहीं पता, तुम्हारी प्रतिभा का वो सम्मान नहीं करते। पेरेंट्स हमेशा माँ बाप तब बीच में कोई प्रश्न उठाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते जीवन में उन्होंने जो संघर्ष देखा वो तुम देखो, जीवन में उन्होंने जो जिल्लत सही वो तुम सहो, जीवन में उन्होंने जिस आपाधापी में अपनी जवानी को खोया उस आपाधापी में तुम भी चूर चूर हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पर नौजवान है जिनको लगता है उनके पेरेंट्स उनको समझ नहीं रहे, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा चश्मा बदलना चाहिए और पूछना चाहिए क्या आप अपने पेरेंट्स को समझ रहे हैं। तो अगर वार्ता की किसी परिवार में जगह ना हो तो उस परिवार का छिन्न भिन्न होना मुझे लगता है कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने भी थोड़ी खिलाफत की थी जब मैं 17 साल की थी, लेकिन मैंने अपने माता पिता से यही कहा था कि अगर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा है तो मुझे जाने दीजिए। तो आपको अपने माँ बाप से बात करनी पड़ेगी क्योंकि माँ बाप हैं, पराये नहीं हैं, दुश्मन नहीं हैं। मतलब गुस्सा थोड़ा कम करना होगा सबको परिवारों का। गुस्सा कहीं ना कहीं एक रिएक्शन होता है जीवन की विफलताओं का। गुस्सा कहीं ना कहीं एक रिएक्शन होता है जीवन के संघर्षों का। गुस्सा कहीं ना कहीं एक रिएक्शन होता है जीवन में जिए गए भय का। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ पाएं रिश्तों में तो मुझे लगता है आपके रिश्तों में कभी दरार नहीं आएगी। मैं तो सोच रही हूँ कि एक टेलीविज़न एक्टर, एक राइटर, एक पॉलिटिशियन और अगर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी आप, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक मिली है, अनुभव कई हैं, लेकिन इच्छाएं और आकांक्षाएं भी बाकी हैं। तो जब तक जिंदा हूँ, आप कह रही हैं मेरे जीवन पर स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, अब ये बताइए कि कैसे मिला था आपको वो सीरियल, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सीरियल मिलने के पीछे बहुत संक्षेप में कहानी इतनी है कि मैं किसी और एक्टर की बहन का किरदार करने गई थी। मुझे मेरे पिताजी से मैंने पैसे उधार लिए थे और शर्त उनकी ये थी कि अगर पैसे जो उधार लिए वो वापस नहीं किए तो जहाँ कहेंगे वहाँ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तो मैं तो इस जद्दोजहद में थी कि भाई पैसे दो, जान छुड़वाओ कि ताकि शादी जबरन कहीं ना हो। और उस जद्दोजहद में मुझे किसी किरदार की बहन का रोल मिला था। मैं वो रोल करने गई थी जब एकता कपूर ने मुझे रिसेप्शन में देखा, आई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और कहा तुम तुलसी हो, बड़े सिनेमैटिक अंदाज में। उस वक्त मेरे दिल में जो बीत रही थी मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे दिखा कि अच्छी खासी नौकरी तबाह हो गई, पता नहीं ये कौन महिला है। अच्छा। उन्होंने मुझे फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा अगले दिन आ जाना, अपना टेस्ट देना। अगले दिन गई तो चौकीदार अंदर घुसने ना दे बिल्डिंग के। तो मैंने कहा भाई साहब मैं एक्टर हूँ। उन्होंने कहा लगता तो है नहीं। फिर जब मैंने कुछ उनसे मिन्नतें करके अंदर गई तो एकता कपूर की जो ऑफिस की क्रिएटिव हेड थी, उन्होंने मेरा टेस्ट लेने से इनकार कर दिया। कहा आपकी शक्ल वैसी दिखती नहीं है। तो
थोड़ा बहुत मिन्नतें हाथ पैर जोड़ते एक्टिंग की, एक ऑडिशन दिया जिसमें फेल हो गई। फिर भी एकता अडिग रही कि नहीं, तुलसी तो यही है। क्यों? पता नहीं, नेवर डिड शी टेल पता यू? नहीं। मैं उनसे एक ही मेरी पहली जब चर्चा हुई थी वो ये थी कि मैं फिल्मी अंदाज में किरदार को नहीं निभा सकती। मैंने उनसे एक ही आग्रह किया था कि अगर आप चाहती हैं कि ये किरदार दिल को छुए तो इसकी कोई ग्लैमरस बिंदी नहीं होगी, इसके कोई बाल ऐसे नहीं होंगे जिसको वो पकड़ के मटकाती हो अपने आप को, और जब रोएगी तो इसका चेहरा पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये सुंदर तरीके से रो नहीं सकती। ये मेरी दृष्टि से किरदार ऐसा होगा जो रिश्तों में बहुत कुछ सह लेती है, कहती नहीं है स्वेच्छा से, लेकिन जब बोलती है तो धरती फट जाती है, आसमान गिर जाता है। मैंने कहा अगर ऐसा किरदार चाहिए तो बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा ही किरदार चाहिए, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि औरतें अपने परिवार में, अपने रिश्तों में कई बार जानबूझकर घुटन को गले लगाती हैं। औरतें कई बार अपने रिश्तों को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे संघर्षों को अकेले झेलती हैं, और वो ज़िंदगी के एक मुकाम पर पहुंचकर पूछती हैं जब अपने रिश्तों को कि मैंने तुम्हारे लिए फ़लाँ 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 किया, तो पलटकर बच्चे, पति जवाब देता है पूछा किसने था तुमसे, कहा किसने था। तो मुझे लगता है कई औरतें यहाँ हैं जो इस वक्त मुझे ऐसे करके बोल रही हैं कि हाँ इस दौर से वो गुजरती हैं। तो मैं चाहती थी वो किरदार उस भावना को, उस अनुभव को प्रतिबिंबित करे, वही मैंने किया। बिल्कुल, एंड थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि कई बार जिस तरह से पोर्ट्रेल होता है औरतों का, उनको सुपर ह्यूमन दिखाते हैं। मतलब वही बात जो आपने कही ना कि रोते हुए भी खूबसूरत लगो। इंसान में फ्लॉज हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। फ़र्क इतना है कि आदमी की जो कमज़ोरियां हैं, आदमी की जो गलतियां, उसको चौराहे पर बयान नहीं किया जाता। औरत की गलती ना भी हो तो भी चौराहे पे उसको नग्न किया जाता है, ये फ़र्क है। पॉलिटिक्स, अब आते हैं उस फेज में जब आपने ये तय किया कि भाई हमको तो करनी है राजनीति। आपने तय किया या कहाँ से, मतलब तय किया? तय किया, बिल्कुल। और एट द कॉस्ट ऑफ? आपने जब तय कर लिया ज़िंदगी में तो हर चीज़ की कीमत होती है। इसकी कीमत ये कि आप पर हर दिन तोहमत लगाई जाएगी, इसकी कीमत ये कि आपको हर दिन लांछित किया जाएगा। लेकिन अगर आप अडिग हैं कि मुझे अपने देश में इतिहास बदलना है, अपने देश में कुछ लोगों का स्वभाव बदलना है, अपने देश में कुछ ऐसे मोड़ हैं जहाँ पर आकर कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप अगर खुद को अबला नारी के रूप में प्रस्तुत करती हैं तो आप दूसरी औरतों को या समाज को कैसे सहारा दे पाएंगी। तो मैं बहुत स्पष्ट थी पहले दिन से कि मुझे स्पष्ट रूप से ज़मीन से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत करनी है। मैं बहुत ही क्लियर थी अपनी मंशा में कि मैं तुलसी वीरानी का पात्र करती हूँ, इसलिए मुझे आसान सी कोई डगर मिल जाएगी। मैं चाहती थी जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ उन लोगों के मध्य में रहकर उनके सम्मान को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता ये ना कहे कि अरे इनको तो पैराशूट किया गया है राजनीति में। तो मैंने वो किया जो शायद मेरी पार्टी में कोई ना कर पाया, जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को हराया। क्या था वो अमेठी वाली लड़ाई, हम लोगों ने कवर की थी। मतलब इससे रोमांचक तो पॉलिटिकल मॉन्स्टर स्लेयर जिसको कहते हैं, मतलब मैसिव जायंट स्लेयर यू आर, वो। और मुझे वो दिन याद है जब आपको ऐलान किया गया था कि अमेठी से लड़ना है। उस दिन मैं आपसे मिली थी और आपने कहा, तो मतलब यू एक अजीब सी फीलिंग थी आपके चेहरे पे, वो बताइए कि क्या था। मैं इतना ही कहूँगी कि जब मुझे अमेठी से लड़ने का आदेश प्राप्त हुआ तब आपको पता होता है कि आपको एक ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ पे जीत की कोई संभावना नहीं है। तब ये अपेक्षा होती है कि आपके चेहरे पर शिकन होगी, मुस्कुराहट नहीं होगी। तो शायद आप भी इसीलिए विचलित हो गई कि मैं मुस्कुरा रही थी और बहुत ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रही थी कि मैं इस क्षेत्र में इतिहास बनाऊंगी। मुझे ये भी लगता है कि अमेठी में मेरे जाने के पीछे एक मंशा या एक विशेष अभिलाषा ये भी थी कि वहाँ पर कई लोगों के मध्य में ये भावना थी कि लोकतंत्र का ढांचा चाहे कुछ भी हो, अमेठी के गरीब तक लोकतांत्रिक न्याय नहीं पहुँच रहा था। तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नीयत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफ़ी होते हैं। तो इसीलिए जब मैं 19 में वहाँ से
सांसद बनी। 1 लाख से ज़्यादा गरीब परिवारों के घर बनवाए, 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री की योजना से जुड़वाया, पहला अमेठी का 200 बेड का अस्पताल बनवाया, अमेठी का पहला मेडिकल कॉलेज बनवाया, अमेठी की पहली पुलिस लाइन बनवाई, फायर स्टेशंस को वहाँ पर स्थापित करवाया, पुलिस स्टेशंस को वहाँ पर और भी विकसित करवाया। वहाँ पर लगभग 60 से 70% घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था, वो सारे कनेक्शंस करवाए। मतलब पहला सीटी स्कैन की मशीन लगाने से लेकर पहला डायलिसिस का सेंटर, पहला पासपोर्ट केंद्र। मैं चाहती थी कि जनता के बीच में इस बात को प्रमाणित करूं, 5 साल काफ़ी होता है। एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला का प्लांट वहाँ लगा और AK 302 की फैक्ट्री भी वहाँ लगी। तो मेरे दृष्टि से कि 5 साल पर्याप्त होता, उसका प्रमाण मैंने अमेठी में दिया। जबकि 3 ताल के आपके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया। यही मैं पूछने वाली थी, आपने अपना घर भी वहाँ बना लिया कि अब यहाँ रहना है तो अपने ही घर में मैं सांसद के तौर पर रहूँ, लेकिन फिर अमेठी ने हरा दिया। वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्वभाव का प्रतीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने ये चिंता की कि तुमने इतना काम किया और हार गई। लोग अगर ये लांछन लगाते कि भाई तूने कुछ नहीं किया इसलिए हरा दिया, तो मुझे ज़्यादा दुख होता। तो आज मैं उस दुख के दायरे में नहीं हूँ। आज मुझे सुख की अनुभूति है कि आज 1 लाख परिवार ऐसे हैं अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। आज अमेठी का गरीब डायलिसिस के लिए लखनऊ नहीं जाता और हज़ारों रुपए नहीं फूकता क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। आज 200 बेड का अस्पताल है महिला के लिए विशेष अमेठी में क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। और अमेठी के इतिहास में पहली बार अमेठी हाईवे से जुड़ा क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। और 800 जगह पर पहली बार सड़क पक्की बनी क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। अच्छा, यहाँ पे बैठे कितने लोगों के मन में ये बात आ रही है कि स्मृति जी तो वैसी एकदम नहीं है जैसी, मतलब टीवी पे बहुत आक्रामक दिखती हैं। मैं बिल्कुल वैसी हूँ। आप लोगों की गलत फहमियाँ दूर मत कीजिए। तो मिष्टी मिष्टी बोलचे एकदम मीठा। हाँ, मैं खूब भालो করে বলতে পারি মিষ্টি কথা, কিন্তু पॉलिटिक्स में लेकिन बात छिड़ जाएगी तो दूर तलक जाएगी। चलते हैं ना दूर, चलते हैं नहीं दूर। अंजना जी, आप देखिए, आप इतनी प्रसन्नचित्त होकर यहाँ बैठी हैं तो मैं आपके चेहरे पर शिकन क्यों लाऊं? वैसे ही महिलाओं को इतने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कम से कम एक औरत के मुस्कुराहट का कारण तो मैं बनूं। वापस पॉलिटिक्स से टीवी पे मुझे लोगों के घरों में फिर पहुंचना है वैसे, और जबरदस्त कमबैक आपने किया। मतलब लोग हैरान रह गए उसकी रेटिंग्स और नंबर्स देखकर। बिल गेट्स को लेती है। हाँ, आप तो इसके बारे में बताइए कि ये डिसीजन क्यों था? कई लोग ये बोलने लगे कि भाई अब मंत्री नहीं है तो अब ये सोच रही हैं कि वापस टीवी में काम करते हैं। देखिए, देश की राजनीति में भिन्न पॉलिटिकल परिवारों के साथ साथ भिन्न प्रोफेशंस के लोग भी हैं। तो अगर लोगों का ये मानना है कि राजनीति एक पेशा है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। राजनीति सेवा का, राष्ट्रनीति का माध्यम बन सकता है। अगर पेशा बन जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जनता को होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि एज अ प्रोफेशनल मैं 2 क्षेत्रों में शिखर पर पहुंच पाई हूँ, टेलीविज़न में और राजनीति में। एज अ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एक शिखर मैंने प्राप्त किया है। अगर मैं राजनीति को पेशा बना लेती तो कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के साथ धोखा कर देती, अपनी ही विचारधारा के साथ धोखा कर देती। मैं बहुत स्पष्ट रूप से जीवन जीती हूँ कि मेरा प्रोफेशन जो है वो मीडिया से है संबंधित, और मेरी जो राष्ट्र के प्रति सेवा है उसका माध्यम मेरे देश की राजनीति है। और इसीलिए आपने वापसी का फैसला लिया कि मैंने कभी भी राजनीति में तुलसी का स्वरूप धारण करके डायलॉग नहीं बोला और कभी भी तुलसी के सेट पे राजनीतिक कोई भी चर्चा नहीं की। पर जेएनयू वगैरह के मुद्दे पर जब आप बोलती थी संसद में तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करती थी, कोई फिल्म का डायलॉग नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबके बहुत ही प्रिय कवि हैं, तो उनकी कुछ ऐसी लाइन जो आपको नहीं, मुझे लगता है वही, अगर उनका वो जो उन्होंने कहा देश की संसद में वही दोहरा दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी वो उपलब्धि है जीवन की, कि ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है,
ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थि को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। तो ये शब्द मेरे नहीं है, अटल जी के हैं। हाँ। और आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं, क्योंकि यही शब्द मार्ग प्रशस्त करते हैं कि आप चाहे देश की राजनीति में हो या ना हो, आप साधारण नागरिक ही क्यों ना हो, जब तक आपके मन में ये भावना है कि कंकड़ कंकड़ शंकर है, इस देश की माटी पूजनीय है और भारत माँ का जयकारा है, तब तक ये देश धन्य है। जो युवा पीढ़ी है, आपने चूंकि ऐसी प्रेरणा की बातें की, कई बार पॉलिटिक्स से दूरी बना कर रखना चाहते हैं। उनको लगता है पॉलिटिक्स बहुत गंदा खेल है, और आजकल चर्चाएं भी बहुत होती है, बहुत पैसा चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है। कितना सच है इसमें? देखिए, मैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार के सबसे बड़े युवराज से जब टक्कर लेने गई तो मुझसे 1000 गुना साधन उनके पास है, मेरे पास नहीं है। उनके पास मैं अकेली और कुछ चंद कार्यकर्ताओं के साथ अपना चुनाव लड़ रही थी। उनकी पूरी पार्टी उनके समर्थन के लिए वहाँ पर एकजुट हुई थी। कितने मुख्यमंत्री वहाँ आए थे, आप स्वयं इस बात की साक्षी हैं। मेरा ये मानना है, देश की युवा पीढ़ी और साधारण नागरिक को बार बार इस भ्रम में बांधा जाता है कि राजनीति से दूर रहें। राजनीति का मतलब क्या है? क्या सिर्फ देश की संसद ही देश की राजनीति है? क्या सिर्फ एक राजनीतिक दल ही राजनीति है? हर नागरिक का वोट राजनीति है, हर नागरिक की आवाज़ राजनीति है। आपका घर कैसे बने, कैसे उजड़े, आपको क्या डॉक्टर कैसे सेवा दे, आपको किस स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, अगर उस अधिकार से आपको कोई वंचित करता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई है, वो भी राजनीति है। प्रशासनिक अधिकारी अगर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो जनता के पास ये ताकत है कि वो उस प्रशासनिक अधिकारी को भी सुधारे, वो भी राजनीति है। हमारे लोकतंत्र को कई तंत्रों ने दबाने की कोशिश की, वो भी राजनीति है। और लोकतंत्र हमारा आबाद रहा है, वो भी राजनीति है। तो हम इस गलतफहमी में ना रहें कि राजनीति का मतलब सिर्फ वो नेता जो संसद में है। राजनीति का मतलब वो भी जो साधारण है, सड़क पर है, लेकिन संसद को अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है, वो राजनीति है। कभी एक मंत्री के रूप में आपको लगा कि दो पक्ष हैं इस सवाल के, क्योंकि मुझे पता है कि एक लीगल मैटर भी आप लंबे वक्त तक लड़ती रहीं और उसके लिए आप खुद कोर्ट जाती थी, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता था। लोगों को लगता है कि एक बार मंत्री बन गए भाई, अब तो ज़िंदगी बड़ी आसान है, बड़ी अच्छी रहती है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ हर नौजवान लड़की या कामकाजी महिला ये समझ ले कि महिलाओं को सबसे बड़ी गलत फहमी ये दिलवाई जाती है कि अगर आप एक बार ओहदा पा लें तो आपके जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। संघर्ष के मायने बदल जाते हैं, तौहीन का अंदाज बदल जाता है। सही कहा। क्योंकि कई लोग ओहदा नहीं देखते, वो सिर्फ औरत देखते हैं। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, हाँ, जब मैं केंद्रीय मंत्री थी तब भी मैं पटियाला हाउस जाकर कोर्ट में खड़ी होती थी उन लोगों की शनाख्त करने के लिए जिन्होंने मेरे साथ मर्यादा का उल्लंघन किया था शारीरिक रूप से। उस जज के सामने मैं सिर्फ एक औरत थी और वो केस 2011 से चल रहा है, आज 2025 है। 14 साल से। 14 साल से जब जब कोर्ट तलब करता है तब तब जाती हूँ। 14 साल से। तो ऐसा नहीं है कि न्याय का इंतज़ार उसके लिए ख़त्म हो जाता है जो संसद की परिधि में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। बट वही मैं मतलब इसीलिए आज खास तौर पर मैं ये चर्चा यहाँ छेड़ना चाहती थी, क्योंकि इन मुद्दों पर भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर स्मृति ईरानी जैसी एक पावरफुल वॉइस देश में आज भी उनको अदालत जाकर और बार बार मतलब 14 साल से एक केस, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तपिश उस दिन महसूस हुई जब कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर क्रॉस क्वेश्चनिंग जब होती है, तो जिस पुरुष ने आपके साथ मर्यादा लांघी उसका वकील आपसे सरेआम कोर्ट में जब तफ्तीश करते हैं, जब वाद विवाद करते हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप केंद्रीय मंत्री हैं या स्मृति ईरानी हैं।
वो आपकी कैरेक्टर के तार तार करते हैं ताकि वो अपना केस प्रूव कर सकें। तो ऐसे लम्हे जीवन में आपको बताते हैं कि ओहदे की औकात नहीं होती, अंदर जिगरा है उसकी औकात होती है। बिल्कुल। एक औरत को देखते हैं, ओहदे को नहीं देखते हैं। क्या एक महिला के लिए पूरा एफर्ट, पूरी मेहनत, सब कुछ, आज भी इतनी परिस्थितियां बदली हैं, इतना प्रतिनिधित्व है, इतने मौके मिल रहे हैं, बावजूद इसके डबल एफर्ट करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के मुझे लिए? नहीं लगता महिलाओं को इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि जब मैं अपनी जगह बनाती हूँ तो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं किसी की मोहताज नहीं, मैं किसी का औजार नहीं, मैं खुद शस्त्र बन जाती हूँ। तो किसी महिला को इसकी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि या तो आप अपनी किस्मत पर रोने के लिए वक्त ज़ाया करें या किस्मत लिखने के लिए अपने वक्त का इस्तेमाल करें। तो मैं किस्मत लिखने के लिए अपने वक्त का इस्तेमाल करती हूँ। स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी नज़र में? मैं तो 4-5 बता सकती हूँ, आपकी नज़र में। मैंने अपने आप को ताकत के पैमाने में कभी नहीं कुछ तो लगता होगा तौला। ये मेरी खूबी है, ये मुझ में है, ये मुझे औरों में नहीं दिखता। मैंने बहुत जीवन में कम उम्र में ये सीख लिया था कि भगवान को कभी चुनौती नहीं देते। जब हम छोटे होते हैं ना तो हम भगवान से कई बार तैश में आकर कहते हैं और तो कितना कर लोगे, सह लेंगे। अब मैं नहीं कहती हूँ। ऐसा क्या हुआ? तो ये सूझबूझ ही शायद मेरी ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सिखाया जाता है बहुत ही छोटी उम्र में कि भगवान परीक्षा लेते हैं, और कई लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं हमारी ही ले रहे हैं परीक्षा, उसकी नहीं ले रहे जिसके पास करोड़ों हैं, जो मेबैक से उतर रहा है। तो इसीलिए मैंने भगवान को चुनौती देना छोड़ दिया कि और तो कितना होगा संघर्ष, मैं सह लूँगी। मैं कहती हूँ भगवान आपने बहुत दे दिया संघर्ष, अब आराम से। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम धार्मिक साहित्य को देखें तो मेरे धर्म के बारे में एक चीज़ मैंने सीखी। महाभारत का युद्ध देखें तो सारथी स्वयं भगवान थे, लेकिन भगवान उस युद्ध के मध्य में अभिमन्यु की मृत्यु नहीं रोक पाए, अर्जुन का खुद पर संदेह नहीं रोक पाए, द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाए। मेरा धर्म ये बतलाता है कि मेरे साथ जो होगा वो मेरे कर्मों का परिणाम है। भगवान मार्ग प्रशस्त करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन नियति नहीं बदलते, प्रकृति नहीं बदलते। तो जो मेरे धर्म को समझता है वो जीवन के लिए तैयार रहता है। स्मृति ईरानी जी की नज़र में स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी कमजोरी? इमोशनल होना। तो वो एक ताकत भी है, वो कमज़ोरी भी है, क्योंकि अगर पक्की नेता होती तो इमोशन कब का त्याग देती। तो इसका मतलब देश की राजनीति में इतना भी मैं घुली मिली नहीं कि मेरे अंदर का इंसान मर जाए। अमेठी वाला जब रिजल्ट आया उस दिन कुछ आंसू, कुछ बिल्कुल इमोशनल नहीं? मैंने उस दिन मेरे घर में प्रभु की कृपा से एक छोटा मंदिर है, माँ भगवती की वहाँ पर मूर्ति है। मैं अकेली ही व्यक्ति थी जो उस प्रांगण में मुस्कुरा के माँ को देखकर कह रही थी जो हुआ तूने अच्छा किया, और आसपास के लोगों को लगा कि मुझे सदमा पहुँचा है क्योंकि वो रो रहे थे। तो मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा 2004 में मैं चांदनी चौक का चुनाव हारी थी, तब लोगों को लगा था ख़त्म। मैंने कहा आज जिन लोगों को ये खुशफहमी हो रही है, क्या पता 20 साल बाद वो फिर आए लौट कर सलाम करने के लिए। एक तुलसी जी का भी पौधा आपने अमेठी वाले घर में बीच में लगाया हुआ है। तुलसी का पौधा लगाने का जिन जो लोगों के पास सौभाग्य है वो अपने घरों के सामने लगाते हैं, मैं कोई अलग काम नहीं कर रही। वहाँ से मैं तुलसी वीरानी पर आ रही थी कि वो अब आप जब मतलब यू रीच्ड अ सर्टन फेज इन योर लाइफ, तो तुलसी वीरानी वाला रूप आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या स्मृति ईरानी वाला पॉलिटिशियन वाला रूप अच्छा लगता है, या मतलब आपका आप खुद का फेवरेट हिस्सा क्या लगता है आपको, पॉलिटिशियन वाला या एक्टर वाला? मेरा खुद का फेवरेट हिस्सा वो है जब मैं मान लीजिए 3 ताल नामक कोई कार्यक्रम देखूं और साथ में अच्छे खासे 3 ताल वाले तो आज इतने खुश होने वाले हैं ना।
मतलब आज उनका नहीं, दिन मैंने कमलेश जी को एक बार फ़ोन किया था उनका एक कार्यक्रम सुनने के बाद। उनको लगा आक्रामक स्मृति ईरानी है तो ज़रूर झगड़ा करने के लिए फ़ोन कर रही होगी। तो मैंने कमलेश जी को कहा कि मैं बहुत ही कम शब्दों से आपका आभार वंदन करूंगी, और मैंने फ़ोन रखा। हाल फिलहाल में एक लेखक को मैंने फ़ोन किया जो खुद भयभीत थे कि मैंने फ़ोन किया तो ज़रूर मेरा कोई झगड़ा होगा। मनु जोसेफ उनका नाम है, वो लेफ्टिस्ट हैं। वो अपने आप को ऐसा बोलते हैं लोग उनके बारे में, मुझे कंफर्म नहीं है ये न्यूज़। तो मैंने उनकी एक किताब पढ़ी तो मैंने फ़ोन किया उनको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कि अच्छी किताब लिखी है। तो वो भी थोड़े सख्ते में थे, थोड़े सदमे में थे। तो मुझे वो क्षण अच्छे लगते हैं जब मैं शांति से कुछ पढ़ पाऊँ, कुछ नया सुन पाऊँ, किसी और के माध्यम से ज्ञान का वर्धन कर पाऊँ, और आसपास खाने के लिए माँ के हाथ की रोटी हो या गोलगप्पा हो तो मेरा दिन अच्छा है। बिहार में तो फुचका कहते हैं, वहाँ पश्चिम हाँ, यहाँ पर कलेवा नाम की एक दुकान है, गोलडाक खाने के पास। आज बहुत लोगों की लॉटरी लग रही है स्टेज से। हाँ, वो कलेवा वाले के पास सामने है बंगाली स्वीट हाउस के पास, बाहर वो लेडी हार्डिंग के सामने उसकी छोटा सा एक खुमचा लगता है। वो मेरे पिताजी मुझे वहाँ बचपन से लेके जाते थे, आज भी वो वहाँ है। और कलेवा का गाजर का हलवा वो खाइए तो स्वर्ग को पाइए, ये मेरा मानना है। नहीं तो किशन दी हट्टी है, गुड़गांव से कोई है यहाँ पे, किशु दी हट्टी है, वहाँ जाकर छोले खाइए अच्छे से समोसे के साथ, गरम गरम, और डोडा खाइए। जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जीवन में सुख एक अच्छी प्याली चाय से भी मिल सकती है। बिल्कुल। और जो रोटी पकती है उसकी जो खुशबू है और चाय खोलने की जो खुशबू है, इनसे अच्छी खुशबू बनी नहीं है। ये वो देश है जिसमें एक साधारण चाय की प्याली से आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं और पूरा दिन चाय वाले की प्रधान सेवक के नाते सेवा पा सकते हैं। कोई मलाल जो आपके मन में रह गया हो कि ये कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एक अजीब सा सुख आपके चेहरे पे देख लो, संतोष ही हाँ, कर लिया मुझे आपने। समझ नहीं आता कि लोग इस बात से इतना विचलित क्यों है कि मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि ये जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि अगर आपको हार नसीब होती है तो आप खुशनुमा हैं, आपके आसपास के लोग ज़्यादा दुखी हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद प्रभु आपको दे नहीं सकता कि लोग आपकी खुशी में इन्वेस्टेड हैं। जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि होगी अंजना कि जिसका पिता आज से 45 साल पहले धौलकुआं में किताब बेचता था सड़क पर, वो साहित्य के मंच पर दिल्ली के नामचीन लोगों के सामने बैठकर बात कर रही है। तो अगर आप इस यात्रा का सुख लें, वही बहुत बड़ी उपलब्धि है, वही बहुत बड़ी अनुभूति है। यू वेरी हम्बल। तो एक किताब वाले की बेटी को साहित्य के मंच पर बुलाया है, अरे इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। आपको लगता है आइडिया नहीं कि स्मृति ईरानी कितनी बड़ी चीज है? देखिए, मैं ये भ्रम कभी नहीं पालती। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो जानते हैं जीवन का एक कड़वा सत्य ये है कि जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उस दिन आपके घर वाले आपको 24 घंटे घर पे नहीं रखेंगे, आपकी अंत्येष्टि हो जाएगी। तो जब अपने ही खाक कर देंगे फिर व्यक्ति को सार्वजनिक मंच पर घमंड किस बात का। मुझे लगता है आप सब खुश होंगे आज। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, आपकी जीवन से और जो प्रेरणा आपके बातों से निकलती है वो बहुत लड़कियों को, बहुत बच्चों को प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। मेरा इतना ही सबसे आग्रह है, आपके मध्य में जितने लोग कथा वाचन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनको प्लीज़ प्रोत्साहित करिए। क्योंकि जिस देश में सत्य और साहित्य एकजुट हो जाए उस देश की क्षमता दिन पर दिन बढ़ती रहती है। तो देश के भविष्य के लिए साहित्य को हमेशा जिंदा रखें, ये मेरा आग्रह है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शब्द और शब्द को पिरोने में आपका कोई सानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति।